तो आइए आज के क्लास में क्लास 9th का एक नया चैप्टर, सब्जेक्ट हमारा वही हिंदी है, पाठ 8 जिसका नाम है पधारो मारे देश और लेखक का नाम है अनुपम मिश्र। पधारो मारे देश ये एक राजस्थानी भाषा है। पधारो मतलब होता है कि आइए, मारे मतलब होता है हमारे, देश मतलब राज्य। आप हमारे राज्य में कभी आइए, आप हमारे गांव में कभी आइए। और इसके जो लेखक हैं वो एक सुप्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है अनुपम मिश्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं लेखक का परिचय, उसके बाद पूरे पाठ को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद इस चैप्टर में जो भी प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं आपकी किताब में, उसको डेली हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो रोज की तरह सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद से चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 71 आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमारे लेखक हैं अनुपम मिश्र जी, और आपकी किताब में भी इनका एक फोटो दिया हुआ है। अनुपम मिश्र का जन्म सन 1948 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो रेड कलर से जो किया गया 1948, तो मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी रेड कलर से किया गया उसको आप क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। तो अनुपम मिश्र जी का अगर जन्म आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? 1948 ईस्वी में। वे हिंदी के मूर्धन्य कवि भवानी प्रसाद मिश्र के सुपुत्र हैं। सुपुत्र मतलब होता है पुत्र, यानी इनके पिताजी का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। ये दो क्वेश्चन याद रखेंगे। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्ष छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में बीते, यानी शुरुआत में उन्होंने जो पढ़ाई की थी वो छत्तीसगढ़, जैसे कि हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं उसी तरह एक राज्य है छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी है रायपुर। क्या है जी? रायपुर। छत्तीसगढ़ और झारखंड जो हमारा पड़ोसी राज्य है, ये दो आदिवासी राज्य हैं, इन्हें आदिवासी राज्य घोषित किया गया है। तो उसी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में इन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद एवं मुंबई में हुई। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ हुआ कि जो स्टार्टिंग की पढ़ाई हुई वो हैदराबाद और कहाँ पर हुई जी? मुंबई में। बाद में वे दिल्ली आ गए और यहीं से संस्कृत में एमए किया। मैं बार बार बोलता हूँ कि आदमी इंटर करने के बाद हर व्यक्ति को अपना एक विषय चुनना पड़ता है। तो इन्होंने किस विषय में एमए किया था? संस्कृत में। उन्होंने सन 1969 में गांधी शांति प्रतिष्ठान में कार्यभार संभाला और तभी से इस संस्था के पर्यावरण प्रकोष्ठ में सेवारत हैं। यानी कि 1969 में इन्होंने गांधी शांति प्रतिष्ठान में कार्य करना शुरू किया और आज तक उसी संस्था में ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे बात की जा रही कि सेवारत हैं। सेवारत होने का अर्थ हुआ कि अभी भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग की बात को जान लें कि इनकी मृत्यु हो चुकी है 19 दिसंबर 2016 ईस्वी में नई दिल्ली में। अभी वो जिंदा नहीं है। 19 दिसंबर 2016 याद कर लेंगे। लंबे अरसे तक नगरीय जीवन बिताने पर, नगरीय जीवन मतलब होता है शहरी जीवन, ज्यादा समय ये कहाँ पे रहे हुए हैं? शहरों में रहे हुए हैं, भी गांव का मोह नहीं छूटा। एक बात आप लोग जान लीजिए, जो आदमी गांव में अगर कुछ साल भी रहा होगा ना और उसको शहर में रहना पड़े तो उसे शहर अच्छा नहीं लगता है। शुरू शुरू में हमें ऐसा फील आता है, हम ऐसा महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हम शहरों में जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर बात वास्तविकता की जाए, रियलिटी की बात की जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, अगर वो लोग ज़्यादा टाइम गांव में रह चुके हैं और उनको आप शहर में रख दीजिए, क्योंकि शहर में लोग घूमते नहीं हैं,
शहर में लोग अपने रूम में रहते हैं, बाहर जल्दी नहीं निकलते हैं। वो जब भी निकलेंगे तो किसी काम से निकलेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि गांव के लोग कैसे होते हैं, घर में कम रहेंगे, इधर उधर ज़्यादा रहते हैं। खाना बन गया, खाना खा लिए, उसके बाद अगल बगल की औरतें एक दूसरे के पास जमा हो जाएंगी, कहीं पिछुआरा कहीं ओटा पर, कहीं ना कहीं को जगह बना होता है, मंडली बना होता है। पार्टी टाइम से पहुंचेगा, हर घर का बात चलेगा, कौन है घरे कौन झगड़ा करती है, कौन क्या करती है, तरह तरह की सारी बातें होती है ना जी। उसमें मन लगा रहता है। ये शहरों में ये सब नहीं मिलता है। अगल बगल वाला जल्दी किसी से बात नहीं करेगा। इसलिए जो गांव में रह गया है ना, उसको शहर में अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो खोजेगा आदमी, आदमी उसे मिलेगा नहीं, वो पागल हो जाएगा अकेले। क्योंकि टीवी और मोबाइल कुछ समय तक ही ठीक लगता है। 1 घंटा देखेंगे ठीक लगेगा, 2 घंटा भी ठीक लग सकता है, 2 घंटा के बाद दर्द हो जाएगा दिमाग में, बेचैनी हो जाएगा। लेकिन आदमी के साथ अगर आदमी दिन रात भी रहे, बातचीत करे, तो उसका मन नहीं भर सकता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। मनुष्य कैसा होता है जी? सामाजिक प्राणी है। तो वही कह रहे हैं कि ज्यादा टाइम शहरों में रहे हैं, फिर भी इन्होंने अपने गांव का जो मोह है उनको छूटा नहीं है। और इसलिए ग्रामीण संस्कृति की झलक उनके साहित्य में दिखाई देती है। मिश्र जी गांधीवादी विचारक और एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर उनकी पैनी दृष्टि रही है। पैनी दृष्टि मतलब होता है ना, सीधी नज़र, पूरा पूरा ध्यान। मतलब भले ही वो शहरों में रहे हैं, लेकिन गांव को लेकर उनके मन से कभी ये भावना समाप्त नहीं हुई है कि गांव में हमें नहीं जाना चाहिए, गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां पर क्या क्या समस्याएं हैं, इनके बारे में न सोचे, ऐसी बात नहीं है। पानी की समस्या पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया और उन्हीं समस्याओं से संबंधित कार्य क्षेत्र में वे जुटे रहते हैं। मतलब ज्यादातर ये किस पर ध्यान देते हैं? पानी पर, कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अगर पानी न हो तो क्या होगा। और आप लोगों को भी पता है कि जल ही जीवन है। आप किसी भी वस्तु की कमी के अभाव में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी है, हवा है, ये 2 चीजें ऐसी होती है जिनके बिना आप जिंदा ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। आप दूध जीवन में कभी नहीं पीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। आप दिन भर में अगर एक बार भी खाना खाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपको पानी ना मिले ना, तो आप मर जाइएगा। हवा का तो बात आप लोग जानते ही हैं, वो तो ज्यादा देर भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अनुपम मिश्र की रचनाओं में एक और भारत के गांव की मिट्टी की सौंधी गंध है, तो दूसरी ओर ज्वलंत समस्याओं के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। देखिए, बड़ा ही अच्छा बात यहां पे कहा गया कि मिश्र जी जो भी रचनाएं लिखते हैं, जो भी कहानियां लिखते हैं, उसमें गांव की सौंधी खुशबू, गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू, इसका अर्थ समझिएगा। सौंधी मतलब होता है सुगंधित, सुगंधित मतलब होता है महकने वाली। खुशबू तो पता ही है जो हम लोग महकते हैं, यानी गांव की मिट्टी में खुशबू होती है, आनंद होता है। इस बात को वो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ गांव में जो समस्याएं हैं उन पर भी ये चर्चा करते हैं कि बात सही है कि गांव की हरियाली, गांव की मिट्टी का बात ही अलग होता है, लेकिन गांव में समस्याएं भी बहुत ज्यादा है। इसलिए अकाल, वर्षा, पानी जैसी समस्याओं ने उनके लेखन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। बारिश की समस्या, पानी की समस्या, अकाल की समस्या। अकाल आप लोग समझते हैं, अकाल मतलब एक ऐसा भीषण समय जिससे सभी लोग ग्रसित हो जाएं, सभी लोग दुखी हो जाएं। आज के टाइम में अगर अकाल की हम बात करें तो कोरोना को कह सकते हैं। कोरोना भी एक प्रकार का बाबू अकाल है जो हर व्यक्ति को प्रभावित किया है। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस कोरोना से परेशान नहीं है कि नहीं है? यह भी अकाल, इसी को अकाल कहते हैं। ऐसा समय जो नहीं आना चाहिए, जिसकी किसी ने कल्पना कभी नहीं की, और वो समय आ गया। क्या कोरोना के बारे में आज तक किसी ने सोचा होगा इसके पहले? कोई जानता था कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी? लेकिन हुई ना।
इसी को तो अकाल कहते हैं, इसी को आफत कहते हैं। उनकी भाषा सरल सहज बोलचाल की भाषा है। आंचलिक शब्द उनकी रचनाओं में खूब बोलते हैं। अनुपम मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा है। आज भी खरे हैं तालाब, दूसरा लिखे हैं राजस्थान की रजत बूंदे, हमारा पर्यावरण। पुस्तक के निर्माण में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। पानी मनुष्य के लिए ईश्वर की सबसे बड़ी नेमत है। नेमत मतलब होता है आशीर्वाद, नेमत मतलब होता है उपहार, गिफ्ट। यानी भगवान ने हमको बहुत ही शानदार गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट क्या है जी? पानी। पानी एक ऐसा उपहार है जिसको ग्रहण करते ही मनुष्य तृप्त हो जाता है। मनुष्य ही तृप्त नहीं होता है, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं वे सारे तृप्त हो जाते हैं। आप सोच कर एक बार देखिए, हम सुबह में उठते हैं, सोने के वक्त तक अगर किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है तो वो है पानी। और चीजों की आवश्यकता पड़े ना पड़े, और चीज मिले ना मिले, लेकिन पानी ना हो तो बताइए एक काम भी हो सकता है? सजीव तो पानी से ही जिंदा रहते हैं। आप निर्जीवों की भी बात करें तो कहीं ना कहीं उनका भी कारण पानी ही है। आप घर बनवाएंगे तो घर बनाने के लिए पानी की आवश्यकता है। घर की तराई करना है, मसाला बनाना है, पेंट करवाना है, सब में पानी मिलाया जाता है। बिना पानी का कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये अल्लाह का, भगवान का, गॉड का एक गिफ्ट है हमारे लिए, और वो गिफ्ट क्या है? पानी है। लेकिन ढेले भर के विकास के इस नए दौर ने पानी का अपव्यय, अपव्यय मतलब होता है बर्बादी, क्या होता है? बर्बादी, बड़ी तेजी से किया है। यानी आज का जो समाज है, हम लोग हैं, पानी को बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं। एक एक आदमी है अगर एक बाल्टी से भी नहा सकता है, लेकिन 10-12 बाल्टी से नहाएगा। ढेले भर का यहां पे अर्थ हुआ थोड़ा सा। ढेले भर का अर्थ क्या हुआ? यानी आज का समाज है थोड़े से विकास के लिए, थोड़े से विकास के लिए पानी को बहुत ज्यादा बर्बाद करता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल अभी दिया, स्नान करना। आप चाहो तो एक बाल्टी से भी नहा सकते हो अगर तरीका से नहाओ तो, लेकिन नहीं, एक बाल्टी चलाएंगे सीधे मुड़ी पे गिरा लेंगे तो थोड़ा सा सर पे गिरेगा, थोड़ा सा पीठी पर, बाकी नीचे गिर जाएगा। 10-12 बाल्टी नहाएंगे और उसके बाद भी देखेंगे तो अभी कोई जगह पानी नहीं पड़ा होगा। बाद में दूसरा कोई बताता है, बाबू देख लो गाज लागल बा, साबुन को होंगे आए लागल बका, तो निकाल के पोंछ ले कपड़ा में। इतना पानी बर्बाद किया, फिर भी आप ठीक से नहा नहीं पाए। लेकिन आप तरीका से अगर नहाते ना तो आप अच्छे से नहा भी लेते और आपके पानी की बचत भी हो जाती। कभी भी व्यक्ति को बाल्टी लोटा से नहाना चाहिए, उसमें पानी की बर्बादी बहुत कम होती है। बाल्टी से जो ऊपर से एक बार गिरा लेता है कोई, वो सबसे ज्यादा बर्बाद होता है। हमको क्या लगता है भाई फ्री का चीज है, 10 हंडिल मारो फटाफट फटाफट निकल जाएगा। आजकल नल जल, हमारी सरकार नल जल की व्यवस्था की है। जब से नल जल आया है तब से तो पानी और बर्बाद हो रहा है। सबके घर में नल लग गया, सब कुछ सोचता है हमको पैसा लगल बा, फ्री कह दुआर पटवो, फरहरी लोग पटवता वही से, गाय भैंस धोता वही से, मैंने सारा काम वही से हो रहा बा। हमारे पास थोड़ा भी सेंस नहीं जा रहा है कि पानी जो है लिमिट है, अनलिमिटेड पानी नहीं है, पानी एक दिन खत्म हो जाएगा। यहां पे लेखक अपने दुख को जता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कभी पानी नहीं था, राजस्थान में समुद्र था, लेकिन आज वहां पे केवल बालू है। क्यों बालू है? वहां पे मिट्टी से पानी क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि लोगों ने पहले बर्बाद बहुत ज्यादा किया है, तो वहां पे पानी खत्म हो गया। अगर राजस्थान में बालू है तो आपको सोचना चाहिए कि वहां पर कभी ना कभी समुद्र होगा, क्योंकि बालू वहीं पे होता है जहां पे कभी ना कभी बाढ़ आया हो। आप लोग नदी पे कभी जाते हैं, पुल पर गए होंगे, पुल के अगल बगल देखिए बालू ही बालू है।
आपके घर के पास वैसा क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे नदी है, कटाव है, और जहां पे नदी और समुद्र होंगे वहीं पर पानी होगा, वहीं पर बालू होगा, दूसरे जगह पे। इसका अर्थ है कि राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा बालू है तो अर्थात राजस्थान में एक समय होगा जब वहां पे सबसे ज्यादा पानी भी होगा, लेकिन आज पानी नहीं है। और वही हाल हमारा बिहार का भी होने वाला है, चाहे जब हो जाए। हमें लगता है कि भाई बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, बाबू सभी पानी पीने वाले नहीं होते हैं। नदी का पानी, तालाब का पानी पी के कोई जिंदा नहीं न रहेगा। पीने का पानी अलग होता है जो कम है, ये समुद्र का पानी, ये सब पानी पीने वाला नहीं है, और हमें चाहिए पीने वाला। आप लोग जो स्नान करते हैं नल जल में जो पानी आता है वो पीने वाला पानी है, और हम उसे बर्बाद करते हैं। जहां तक हो सके पानी को हमें बचाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे को बचाने से क्या हो जाएगी, यही जाओ चंदनवा देखने के बारे 50 बाल्टी से नहाता है, गाड़ी धोता है, यही लोग बतियावेला। हमारे को बचा लो, हम चलते नहीं ओकरा से कम बनी हो, हम 25 बाल्टी से नहाए नहीं है के भी। इस तरह क्या होगा, हर कोई पानी बर्बाद करेगा। तो ढेला भर मतलब होता है थोड़ा सा ना, लोग कहला तरह का ढेला भर कुछ ना दे, तो ढेला भर का अर्थ का भइल, तनियो महीना दिन तरह के। इस संकट के प्रति यदि हम सचेत नहीं होंगे, मतलब जल संकट को लेकर अगर हम ज्यादा सावधानी न रखें, तो आने वाला कल हाहाकारी होगा। हाहाकारी समझते हैं, खतरनाक होगा हमारे लिए, मतलब बहुत ही, मतलब प्रलय ला देगा ये, अगर हम लोग इस पे ध्यान नहीं दिए समय से। तो इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, अगर हम पानी के साथ अच्छा रिश्ता बना तो कभी भी पानी की कमी नहीं पड़ेगी। पानी के साथ अच्छा रिश्ता होने का अर्थ क्या हुआ, कि हम उसे बर्बाद ना करें, यही तो अच्छा रिश्ता है भाई। अगर आपके साथ किसी का रिश्ता है, आपके हितई के लोग हैं, आप उन्हें प्रेम करते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि उन्हें हम बर्बाद कर दें? ये कौन सा अच्छा रिश्ता है? तो अगर पानी के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है तो उसे बर्बाद मत कीजिए। अगर हम पानी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना तो कभी पानी कमी नहीं पड़ेगी, चाहे उपलब्ध पानी की मात्रा कम ही क्यों ना हो। अगर हमारे पास पानी कमी है, अगर हम उसको तरीके से यूज करते हैं, उसका हम सही मायने में प्रयोग करते हैं, तो बाबू वो ज़्यादा बर्बाद नहीं हो सकता है, कभी कमी नहीं पड़ी। कहा जाता है कि आपके पास अगर थोड़ा सा भी धन है, अगर उसको आप अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे, बचा बचा कर चलाएंगे, तो वो धन से आपका काम चल जाएगा। लेकिन लाखों करोड़ों की संपत्ति है और आप बेवजह खर्च करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो एक दिन वो भी समाप्त हो जाएगा। राजस्थान की जल संस्कृति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रस्तुत पाठ राजस्थान की रजत बूंदे से संभार संकलित है। ये लाइन अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, रेड कलर से मैंने किया है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पाठ है पधारो मारे देश, ये किस पुस्तक से लिया गया है, तो आप कहेंगे राजस्थान की रजत बूंदे। किससे लिया गया है? इस पाठ में दिखाया गया है कि किस तरह राजस्थान के समाज ने प्रकृति से मिलने वाले कम पानी का कभी रोना नहीं रोया, बल्कि इसे एक चुनौती के साथ स्वीकार कर जल संग्रह की अनोखी परंपरा का विकास किया। तो ये हो गया हमारे लेखक का परिचय। अब हम लोग चलते हैं, चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। पाठ का नाम है पधारो मारे देश। यहां पर आप देख सकते हैं पधारो हमारे देश, यानी कि हमारे गांव कभी आइए, हमारे देश आइए। ये एक समुद्र का चिन्ह है, जो एक समय था कि राजस्थान में समुद्र था, लेकिन आज ये सारा पानी समाप्त हो चुका है, और केवल ये जो रेत आप लोग देख रहे हैं, बालू, चारों तरफ बालू ही बालू है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने पानी को बहुत ज्यादा बर्बाद किया था। तो आप लोग भी अगर पानी को बर्बाद करेंगे, तो आज जो नदियों में आप पानी देखते हैं, एक समय आएगा केवल बालू ही बालू दिखेगा। तो बालू के बिना जीवन चल सकता है, पानी के बिना जीवन नहीं चलेगा। देख रहे हैं ये समुद्र, कभी यहां समुद्र था। बात हो रही है राजस्थान की। लेखक कहते हैं कभी एक समय था कि यहां पे क्या था, लहरों पर लहरें उठती रहती थी। लहर समझते हैं, ये देखिए, ये देखिए व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये लहर एकदम तेजी से धड़ाक एकदम आएगा, ठीक है ना। उस अथाह समुद्र को न जाने क्यों और कैसे सुखाया होगा, अब यहां रेत का समुद्र है। बड़ा ही अच्छा लाइन है, रेत का समुद्र। रेत का समुद्र समझ रहे हैं, बालू ही बालू।
बालू ही बालू है। लहरों पे लहरें अभी भी उठती हैं, मतलब लहर तो अभी भी उठता है लेकिन बालू का। देखिएगा बालू भी समय समय से जब हवा बहेगा ना खूब उठेगा। कभी आप लोग जाइएगा कभी नदी उदी में आसपास तो देखिए खूब बालू उड़ता है, फिर बैठ जाएगा, फिर उठेगा, फिर बैठ जाएगा, स्थिर नहीं रहता है। नीचे आप लोग देख सकते हैं बालू का समुद्र है। अब देखो उसकी स्थिति ये हो गई है, केवल चारों तरफ क्या दिखाई देगा आपको? बालू ही बालू दिखाई देगा। दिख रहा है ना सब पिक्चर में? प्रकृति के एक विराट रूप को दूसरे विराट रूप में, विराट मतलब होता है बड़ा, विराट मतलब बड़ा। समुद्र से मरुभूमि में, समुद्र मतलब जहां पानी हो, और मरु मतलब होता है बालू, मरु मतलब बालू, और भूमि मतलब जमीन, यानी कि बालू ही बालू वाला जमीन में बदलने में लाखों बरस लगे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो समुद्र एक दिन में सूखा होगा, उसको सूखने में लाखों बरस लगे होंगे। नए रूप को आकार लिए भी आज हजारों बरस हो चुके हैं। और राजस्थान में जो रेगिस्तान है उसको भी बदले आज हजारों बरस हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान का समाज यहाँ के पहले के रूप को भूला नहीं है। वह अपने मन की गहराई में आज भी उसे हाकड़ों के नाम से याद रखा है। किस नाम से याद रखता है लोग? यानी वहाँ के लोग आज भी उसको हाकड़ों कहते हैं। हाकड़ों मतलब होता है समुद्र। वो लोग आज भी उसे क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। वो अपने मन में, वहाँ के लोग अपने मन में रखते हैं ना कि पानी अभी खत्म नहीं हुआ है, वो लोग उसका दुख नहीं जताते हैं। कोई हजार बरस पुरानी डिंगल भाषा में महाराज की राजस्थानी में भी हाकड़ो उन शब्द उन पीढ़ियों की लहरों में तैरता रहा है जिनके पुरखों ने, पुरखों मतलब समझते हैं? पूर्वजों ने। अब पूर्वज तो आप लोग जानते होंगे, अरे दादा परदादा, पुरखों ने भी कभी समुद्र को नहीं देखा था। आज के मारवाड़, मारवाड़ देखिए राजस्थान में एक राज्य है जहाँ पे, यहाँ पे नीचे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये महाराणा प्रताप है। और महाराणा प्रताप का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। वो भी राजस्थान के रहने वाले थे, वहाँ के राजा थे। और इनका जो विवाह हुआ था वो मारवाड़ की राजकुमारी से हुआ था। इसलिए मैंने यहाँ पे ये महाराणा प्रताप का एक पिक्चर डाल दिया है कि इनका ही विवाह हुआ था कहाँ पे? मारवाड़ की राजकुमारी से। मारवाड़ के पश्चिम में लाखों बरस पहले रहे हाकड़ों के अलावा राजस्थान के मन में समुद्र के और भी कई नाम हैं। यानी वहाँ के लोग समुद्र को कई नामों से पुकारते हैं। अब वो नाम आपको अभी मिलेंगे आगे। जैसे संस्कृत में विरासत में मिले सिंधु, वहाँ के लोग मतलब समुद्र को सिंधु कहते हैं, सरितापति कहते हैं, सागर कहते हैं, वाराधिप तो है ही, आच, ऊ, दिधाड़, वडनीर, वारहर, सफरा, भडार जैसे संबोधन है। ये रेड कलर से जितने भी किए गए नहीं, सब समुद्र का नाम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में समुद्र को किन किन नामों से जाना जाता है, तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको। एक नाम हेल भी है। एक समुद्र का नाम क्या है? हेल। इसका अर्थ समुद्र के साथ साथ विशालता और उदारता है। मतलब हेल का अर्थ समुद्र तो होता ही है, लेकिन हेल का अर्थ विशालता, विशालता मतलब होता है बहुत बड़ा, और उदारता मतलब होता है बहुत अच्छा। इसका भी दोनों अर्थ होता है। आगे है, यह राजस्थान के मन की उदारता ही है कि विशाल मरुभूमि में रहते हुए भी उसके कंठ में समुद्र के इतने नाम मिलते हैं। तो ये बात मतलब बहुत ही अच्छी है कि भले ही राजस्थान में पानी नहीं है, लेकिन लोगों के मन में समुद्र के इतने नाम हैं। सोचो जहाँ पे पानी नहीं है तहाँ पे लोग समुद्र की इतनी चर्चा करते हैं, लगता है कि वहाँ पे पानी ही नहीं है, पानी ही पानी है, लग रहा है पूरा दुनिया का पानी वहीं पे पड़ा हुआ है। इतना नाम तो हम भी नहीं लेते हैं समुद्र का अपने यहाँ जहाँ पानी है। इसकी दृष्टि भी बड़ी विचित्र रही होगी। सृष्टि की जिस घटना को घटे हुए लाखों बरस हो चुके, जिसे घटने में भी हजारों बरस लगे, उस सबका जमा घाटा करने कोई बैठे तो आंकड़ों के अनंत विस्तार के अंधेरे में खो जाने के सिवा और क्या हाथ लगेगा। खगोल शास्त्री लाखों करोड़ों मील की दूरियों को प्रकाश वर्ष से मापते हैं। आप लोग प्रकाश वर्ष का नाम सुने हैं? प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है कि यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश है कितना दूर है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब 1 सेकंड में सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, और उसे ऊपर से इस पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 22 या 23 सेकंड लगता है। सोच लीजिए कितना दूर है सूर्य हमसे। 8 मिनट 22 सेकंड, इतना समय लगता है यहां पे आने में सूर्य के प्रकाश को। और उसका स्पीड कितना है?
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि अरबों के अरबों किलोमीटर दूर है हमसे। उतना दूर से प्रकाश आता है तब इतना गर्मी पैदा कर देता है। सोचिए अगर उसके करीब कोई होगा, अगर उसके हम करीब जाना चाहें तो रास्ते में जल नहीं जाएंगे, बर्दाश्त हो पाएगा? जमीन पे इतना दूर होने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। धूप थोड़ा सा निकला तब तक शरीर में बेचैनी हो जाता है। कोई पास जाना चाहे तो रास्ते में जल के वही चिड़ई खनी पाक गई निसन। चिड़ई पकौल देखले बड़ा लोग रेना लोग चिड़ई पकड़ के ना नून मरचा ठूस ठास के लोग धा के पूरा लड़का पका दिला संधा के आउ चिड़ई है जगह से हितू चिकी हो जाइए आ वो में कहेंगे तो नोच नोच के खा जाइए सन, मोह ना लगे तनी मैंने। हाँ उतने में 7-8 को खा लिए सन कहेंगे तुम। लेकिन राजस्थान के मन ने तो युगों के भारी भरकम गुना भाग को पलक झपक कर निपटा दिया। इस बड़ी घटना को वह पलक दरियाव की तरह याद रखें। किस तरह के याद रखे हैं? पलक दरियाव। दरियाव मतलब क्या होता है? नदी, समुद्र। ना लोग कहले चलो दरियाव देखें। पलक मतलब होता है जैसे ये देखिए आंख है ना, ये ऐसे, ये पलक है जो गिर रहा है, ये क्या है? ये इसी को पलक बोलते हैं, ठीक है ना। पलक झपकते ही दरिया का सूख जाना भी इसमें शामिल और भविष्य में इस सूखे स्थल का क्षण भर में फिर से दरिया बन जाना भी। समय की अंतहीन धारा को क्षण क्षण में देखने और विराट विस्तार को अणु में परखने वाली इस पलक ने दृष्टि ने हाकड़ों को खो दिया, पर उसके जल को कण-कण को बूंदों में देख लिया। यानी लोगों ने समुद्र तो खो दिया, लेकिन उसके बाद लोगों को पानी का महत्व का पता चला। लोग पानी के कण कण को, कण कण मतलब होता है थोड़े थोड़े कण को ही बचाना शुरू कर दिए। आपको पता है ना, एक कहावत है, आवे आवे तो हाय हाय, जाए जाए तो संतोष। जब आदमी कमाए लगेला नु तो हाय हाय कर लगेला, मन बोला तनी औरी तनी औरी तनी औरी। आ जब बर्बाद होके लगेला नु तो लोग कहला इतनो ठीक बा, इतनो रह जात, उहो ना रहेला। जैसे कबो तू लेंगे लइकाई में गोली खेलने बड़ा लोगिन, जरूर सिकड़ा उकड़ा गोली वोली कहीं खेलने होखा लोगिन। तो आदमी जब गोली जीतेला तो कहेला कि तनी एक दिन और खेल ली। कोनो गेम के नियम है, तनी अब जीता तनी खेल ले तनी। आ जब हारेलन तो जनता क्या सोचला, अच्छा एक दिन खेल के अपन मुरहुआ निकाल ले तनी, मुरहुआ का चक्कर में लग जाई। पता लगे कि मुरहुआ ना मिली जौन बाद कुछ कर्जो चढ़ जाए उल्टे में। तो एक कहल जाला आवे तो हाय हाय, जाए तो संतोष। तो रहे पाली राजस्थान में तो लोग पगला के जियान कोइले जेंगे बार हमनी के जियान करते सुन। औरा गइल नु तो एको गो बूंद के बारिशो होला तो लोग भर भर के घड़िया में बर्तन में धर ला के पियल जाई। अगर पहले उन लोगों ने सोचा होता तो क्या आज उनकी स्थिति होती? इसलिए किसी भी वस्तु को बर्बाद करेंगे ना तो एक दिन आप ही पछताएंगे। इस समाज ने अपने को कुछ इस रीति से ढाल लिया कि अखंड समुद्र खंड खंड होकर ठाव ठाव यानी जगह जगह फैल गया। ठाव ठाव मतलब होता है जगह जगह। पाठ्य पुस्तकों से लेकर देश के योजना आयोग तक राजस्थान की विशेषकर मरुभूमि की छवि एक सूखे, उजड़े और पिछड़े क्षेत्र की है। थार रेगिस्तान का वर्णन तो कुछ ऐसा मिलेगा कि कलेजा सूख जाए। यानी कि जो राजस्थान में मरुस्थल है ना, उसको थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थार का रेगिस्तान। देश के सभी राज्यों में क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राजस्थान भूगोल की सब किताबों में वर्षा के मामले में सबसे अंतिम है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम बारिश कहाँ होती है तो क्या कहेंगे? राजस्थान में। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान ही है। सबसे ज़्यादा जमीन कहाँ पे है? राजस्थान में है।